सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सैनी परिष्कार वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीनियर क्लास के लिए जो 10+2 12वीं क्लास है उसके लिए अभी तक पेपर ज्योग्राफी का हुआ नहीं है, तो आज हम ये ज्योग्राफी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक पेपर है कि किस तरीके से ज्योग्राफी की तैयारी आपको करनी चाहिए, किस तरीके से याद रखना चाहिए और किस तरीके से आपको पेपर के अंदर, बोर्ड के पेपर में जो आरबीएससी का पेपर हो रहा है, जो आगे आने वाले महीने के अंदर होगा, तो इसको देख करके आप अपनी तैयारी को और पुख्ता और मजबूत बना सकते हैं, जिससे कि आप मेरिट में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं क्वेश्चंस पे कुछ पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एक मॉडल क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर क्वेश्चन रखे जाते हैं और फिर उनका आंसर किस प्रकार हमको देना चाहिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम। तो दोस्तों, ये सामान्य कुछ आपके निर्देश, जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाते हैं, उनको बिल्कुल केयरफुली आपको पढ़ लेना चाहिए जैसे ही आपको पेपर मिलता है, और यदि उसमें कुछ परिवर्तन होता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए आंसर देते समय। तो इसी तरीके से सबसे पहला आपको निर्देश या इंस्ट्रक्शन मिलता है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन, रोल नंबर अवश्य लिखें और सभी प्रश्नों करने अनिवार्य हैं। जिसमें केवल अथवा दिया हुआ है वही प्रश्न आप छोड़ सकते हैं। चलिए आगे, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। अन्य कोई कागज, अन्य कोई और चीज के अंदर आपको उसका उत्तर नहीं लिखना है। क्वेश्चन पेपर में उत्तर नहीं लिखना है। जो आपको आंसर बुकलेट दी जाती है, आंसर पुस्तिका दी जाती है, उसी के अंदर आपको आंसर लिखने होते हैं। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं, यानी एक ही प्रश्न में कई खंडों के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, तो उन सभी के उत्तर एक ही स्थान पे लिखे जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन का एक खंड का उत्तर यहां लिख दिया और फिर 4 क्वेश्चन दूसरे कर दिए और फिर उसके बाद में दूसरे खंड का उत्तर दूसरी जगह लिख दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक प्रश्न के पूरे भागों का उत्तर एक ही जगह देना चाहिए हमें। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर या विरोधाभास होने पर क्या करना चाहिए? कोई भी कंफ्यूजन हो जाए आपको, तो हिंदी भाषा वाले को सही मानना है। कंपटीशन के अंदर इंग्लिश भाषा वालों को सही माना जाता है, लेकिन 12वीं की आरबीएससी की परीक्षा के अंदर जो हिंदी भाषा में क्वेश्चन आया हुआ है उसको ही हमें सही मानना है। ये हमारे सामान्य निर्देश इसके अंदर दिए हुए रहते हैं। इसके बाद देखें तो जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, टोटल 30 प्रश्न आते हैं। 30 प्रश्नों में से 1 से लेकर 13 प्रश्न तक एक एक नंबर का होता है और 20 शब्द अधिकतम उसमें लिखने होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में 20 शब्द लिखें ही। इस भाग के अंदर 1 से लेकर 13 नंबर के क्वेश्चनों के इस भाग के अंदर हम एक शब्द में भी आंसर दे सकते हैं। अधिकतम 20 शब्द है। यदि किसी का नाम पूछा गया है तो एक शब्द, केवल उसका नाम लिख दीजिए, आंसर पूरा माना जाता है, पूरे नंबर आएंगे आपके। उसके बाद 14 से 21 नंबर के जो प्रश्न हैं वो 2-2 अंक के होते हैं और 60 शब्दों में अधिकतम उसका उत्तर दे सकते हैं आप। पहले 50 शब्द आया करते थे, 2019 से 60 शब्द इसको कर दिया गया है। चलिए उसके बाद देखते हैं 25 से लेकर 27 तक प्रश्न 3-3 अंक के हैं और 3 प्रश्न 25, 26, 27, ये 3 प्रश्न 3-3 अंक के हैं और 100 शब्द अधिकतम इसके अंदर आंसर दे सकते हैं हम। अब 28 से लेकर 30 तक और 250 शब्द अधिकतम शब्दों के अंदर उत्तर देना है। तो इनको भी हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी हम लिखने बैठें तो हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए, इसका हम जरूर ध्यान रखें। और अभी ये जो दिन मिल रहे हैं आपको तैयारी के लिए, उसमें कम से कम एक एक प्रश्न सभी प्रकार का हम लिख करके देखें समय पर, क्योंकि समय के आधार पर ही हमको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास 30 क्वेश्चन है और इतने शब्द हमको लिखने होते हैं। तो स्पीड हमारी तेज होनी चाहिए डायग्राम बनाने में, मानचित्र बनाने में और लिखने में। तो हमको स्पीड का विशेष ध्यान रखना है। इसके लिए आपको मैं सलाह देता हूं कि आप लोग डेली इस प्रकार के कम से कम एक एक प्रश्न का उत्तर लिख के जरूर देखें। ये मुश्किल से आपका 1 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए, अधिकतम 2 मिनट लग जाए पूरे 20 शब्द लिख रहे हैं तो। ये वाला जो प्रश्न 2 अंक का है, ये अधिकतम आपके 4 मिनट लेना चाहिए
और ये 100 शब्द वाला जो उत्तर है ये 10 से 12 मिनट के अंदर कंप्लीट करें। आप घर पे लिखने की कोशिश करें 10-12 मिनट, अधिकतम 15 मिनट में तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। और ये वाले जो 4 प्रश्न हैं, ये 4 प्रश्न 15 से 20 मिनट के अंदर, आप 20 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट होने चाहिए। तो ये प्रश्न जो 3 प्रश्न आ रहे हैं, इसको भी आप लगभग 8-10 मिनट के अंदर करें, 12 मिनट 15 मिनट ना लें, 8 से 10 मिनट लें इसके अंदर। तो इस तरीके से यदि आप टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप पूरे प्रश्न हल कर पाएंगे और सभी प्रश्नों को सही ढंग से लिख पाएंगे। और यदि टाइम का मैनेजमेंट सही नहीं किया, पहले आपने धीरे धीरे लिखा और प्रश्न छूटने लगे तो तेज लिखने लगे, उससे आपकी राइटिंग भी खराब होगी और पूरी चीजें जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख भी नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये विभाजन जैसा होता है राजस्थान बोर्ड के अनुसार, तो उसके अनुसार आपको ये विभाजन देना है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 22 से लेकर 24 तक 3 प्रश्न है, 22, 23, 24। इसके अंदर जो आपको मानचित्र दिया जाता है नीचे, उसको सही ढंग से फाड़ करके और इसमें पूछे गए प्रश्नों का सही ढंग से अंकन करने के बाद आप उसको कॉपी के अंदर धागे से पूरी अच्छी तरह बांध देंगे। तो इस तरीके से आपको ये 2-2 प्रश्न के अंक के प्रश्न हैं तीनों, और इसमें 4-4 लोकेशन पूछी जाती है, यानी 4-4 जगह आपको लगानी है उस मानचित्र में। तो वर्तमान में 3 मानचित्र इसमें देते हैं, विश्व का मानचित्र, भारत का मानचित्र और राजस्थान का मानचित्र। चलिए आगे देखते हैं हम। अब देखिए दोस्तों, जो 8वां और महत्वपूर्ण पॉइंट है, विश्व, भारत और राजस्थान के उपलब्ध कराए गए रेखा मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ अच्छी तरह नत्थी करना है। कई बार मानचित्र निकल जाता है और हमारा किया हुआ प्रश्न जो है वो रह जाता है और उत्तर नहीं मिलता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास मानचित्र पहुंचेगा ही नहीं, तो फिर वो उत्तर का आंसर का जो दिया हुआ था आपने तो दिया था, लेकिन मानचित्र कहीं खो गया तो फिर वो कैसे आपको नंबर देगा। आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 29 से 30 में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं अथवा दिए गए हैं 29 और 30 में। इसका मतलब 29 2 प्रश्न है और 30 2 प्रश्न है, दोनों में से एक-एक करने हैं आपको, ये ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं जो 2020 के अनुसार जो इंपोर्टेंट प्रश्नों का एक मॉडल प्रश्न बन रहा है, इसको हम गेस्ट पेपर भी कह सकते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न उसमें शामिल किए हैं परिष्कार ने, आइए देखते हैं। सबसे पहले संभववाद के प्रणेता कौन है, यानी इसके लेखक या इसको उत्पन्न करने वाले, इस संकल्पना को देने वाले भूगोलवेता का क्या नाम है। अब इसके बाद देखिए, मानव भूगोल मानव समाजों एवं पृथ्वी के धरातल के बीच अंतर संबंधों का संश्लेषणात्मक अध्ययन है, यह कथन किसका है, इस कथन के बारे में आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं। भारत की जनगणना अनुसार लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं, अर्थात लिंगानुपात की परिभाषा देनी है भारत के जनगणना के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं। मध्यम मानव विकास श्रेणी, यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उस श्रेणी के अंदर मध्यम वर्ग आता है 0.5 से 0.7, क्योंकि यहां 0 से लेकर 1 तक इसके नंबर होते हैं। तो इस तरीके से 0.5 से 0.7 में सम्मिलित किन्हीं 2 देशों के नाम लिखने हैं, तो ये भी आपको शब्दों के अंदर आंसर देने हैं। अब आगे देखते हैं, सन्नगर किसे कहते हैं, तो सन्नगर की परिभाषा हमको देनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नगरीय गंदी बस्तियों की कोई 2 विशेषताओं को लिखिए। तो नगर की जो गंदी बस्तियां हैं, जो स्लम्स हैं, उनकी 2 विशेषताएं हमको लिखनी है। इसके बाद देखना था पंचम व्यवस्था के अंदर जो व्यवसाय है हमारे, तो 5वां व्यवसाय है वो, उसमें सम्मिलित किन्हीं 2 क्रियाकलापों का नाम आपको देना है। इसके अंदर अगला प्रश्न है, अनवीकरणीय संसाधनों में से किन्हीं 2 संसाधनों के नाम लिखिए। तो अनवीकरणीय संसाधनों में से 2 संसाधनों के नाम हमको देने हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना किस वर्ष में की गई है, तो इस तरीके से इसका वर्ष, स्थापना का वर्ष पूछा गया है। अब आगे देखते हैं, मानव प्रवास की कोई 2 परिणाम लिखिए, यानी मानव प्रवास होने के बाद क्या परिणाम निकलते हैं, उसके 2 परिणाम लिखने हमें। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जन धन योजना में देश के परिवारों को दी गई किन्हीं 2 सुविधाओं को लिखिए, यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना जो थी उसके अंदर क्या सुविधाएं दी गई थी लोगों को, यह हमको लिखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लिंगानुपात देश के औसत लिंगानुपात से कम है, इसके कोई 2 कारण बताइए। तो इसके अंदर साथियों, राजस्थान के अंदर जो लिंगानुपात है, महिला और पुरुष का अनुपात है, वो देश के अनुपात से कम है, इसके कारण हमको बताने हैं। इसके बाद देखें, भीलवाड़ा में स्थित रामपुरा आगूचा खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं, तो भीलवाड़ा के अंदर रामपुरा आगूचा खाने कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यह आंसर हमको देना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखें दोस्तों अगला प्रश्न,
गौंड जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों को समझाइए। तो आर्थिक क्रियाकलापों को समझाना है। गौंड जनजाति की भारत की एक महत्वपूर्ण जनजाति है ये। इसके बाद देखिए, ग्रामीण आदिवासियों के आर्य या त्रिज्या प्रतिरूप तथा तारा प्रतिरूप में एक समानता और एक असमानता को लिखिए। तो इसमें एक समानता बतानी है, एक असमानता कम से कम हमको बतानी है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, स्थानांतरित कृषि की किन्हीं दो विशेषताओं तथा भारत में अलग अलग क्षेत्रों में की जाने वाली इस कृषि के प्रकार की कृषि के नाम जो है क्षेत्रों सहित लिखने हैं। यानी इस प्रकार की जो झूमिंग कृषि अलग अलग राज्यों में की जाती है, उनके राज्य के साथ में नाम भी हमको इसमें बताने हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रशुल्क एवं व्यापार पर महासमझौता गेट वर्तमान में नवगठित कौन सी संस्था में सम्मिलित किया गया है। इसका मतलब जो संस्था है वो भी हमको बतानी है और उसका मुख्यालय कहां है ये भी हमको बताना है। तो उसका नाम, उसका मुख्यालय और दिसंबर 15 तक उसमें कितने सदस्यों ने साइन कर दिए थे, ये चीजें हमको इसमें बतानी है। चलिए अगला देखते हैं। 18वां प्रश्न, हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण एवं दुष्परिणामों को लिखिए। तो इन दोनों चीजों को हमको देना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न 19, भारत में तीव्र नगरीय जनसंख्या वृद्धि के कोई 3 कारणों और 3 दुष्प्रभावों को लिखिए। तो इस तरीके से हमको 3 कारण और 3 दुष्प्रभाव भारत के अंदर जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के बताने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें, ओजोन ह्रास के कारण एवं दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो ओजोन की जो गैस की परत में कमी हो रही है, जो छिद्र हो रहा है, गैस गायब हो रही है उस जगह से, तो उसके कारण और दुष्प्रभावों को हमको बताना है। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान में कुटीर उद्योगों का उदाहरण सहित वर्गीकरण कीजिए। तो राजस्थान के कुटीर उद्योगों का वर्गीकरण हमको उदाहरण सहित करना है। तो अब साथियों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, दिए गए विश्व रेखा मानचित्र में निम्नलिखित लौह इस्पात उत्पादन केंद्रों को दर्शाइए। तो ये 4 लौह इस्पात उत्पादन केंद्र दर्शाने हमको, वुहान, सलेम, डेट्रॉइट और पिट्सबर्ग। तो इस तरीके से हमको ये उत्पादन केंद्र मैप के अंदर पॉइंट लगा करके लिखना है। अगला प्रश्न है हमारा 23, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में सूती वस्त्र उत्पादन केंद्रों को दर्शाइए। मुर्शिदाबाद, वर्धा, मदुरई और धारीवाल, ये 4 केंद्र हमको दर्शाने हैं। इसके बाद देखिए, दिए गए राजस्थान के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित खनिज तेल उत्पादक केंद्रों को दर्शाइए। तो ये 4 खनिज तेल उत्पादन केंद्र राजस्थान के, इनको हमको दर्शाना है। तो देखिए ये प्रश्न जो हमारे हैं, इनको मानचित्रों के ऊपर हमको निशान लगा करके उसका नाम लिखना है कि कहां पर ये लोकेशन है। तो 3 मानचित्र हमको पेपर के साथ में दिए हुए हैं और इन मानचित्रों को फिर फाड़ करके पेपर में से कॉपी में लगाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रादेशिक नियोजन को समझाइए तथा भारत में प्रादेशिक असंतुलन के कारणों को समझाइए। तो जो भारत के अंदर प्रादेशिक नियोजन है और इसके असंतुलन के कारण जो भी हैं हमको देने हैं। इसके बाद 26वां प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपायों का वर्णन कीजिए। तो ये जनसंख्या वृद्धि विश्व के अंदर किस कारण से हो रही है, इसके रोकने के उपाय हमको बताने हैं। चलिए 27वां प्रश्न है, संसाधनों के पोषणीय विकास पर आप अपने विचार लिखिए। तो ये देखिए दोस्तों कि ये जो प्रश्न है वो 100 शब्दों में अधिकतम हमको देने हैं। और इसके बाद जो खंड द है हमारा, लास्ट डी खंड है, उसको देखें तो इस यहां पर 250 शब्दों के अंदर अधिकतम उत्तर देने हैं, यानी बड़ा प्रश्न है ये। और इसको देखिए दोस्तों, 28वां प्रश्न है, भारत में पाइपलाइन परिवहन के जाल एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो भारत में कौन कौन सी पाइपलाइनें हैं परिवहन की, और उसके जाल के बारे में बताना है और उसके महत्व के बारे में बताना है। नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि का क्या अभिप्राय है और निम्नांकित आधारों पर विश्व में जनसंख्या वृद्धि को उदाहरण सहित समझाइए। शिक्षा, जलवायु और सांस्कृतिक परिवेश। तो इस आधार पर हमको जनसंख्या वृद्धि को देखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न है अथवा में, इसी के अथवा में, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण एवं समस्याओं के निवारण के लिए सुझाव दीजिए। तो इस तरीके से हमको भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बताना है। चलिए आगे चलिए। इसके अंदर देखिए दोस्तों, 30वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सिंचाई क्यों महत्वपूर्ण है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के विभिन्न भागों और शाखाओं व लिफ्ट नहरों का वर्णन कीजिए। तो सिंचाई क्यों महत्वपूर्ण है ये भी बताना है, और इंदिरा गांधी नहर प्रणाली के बारे में, उसकी शाखाओं और उपशाखाओं के बारे में हमको इसमें बताना है। चलिए इसका अथवा में एक प्रश्न और दिया गया है, राजस्थान में गरासिया जनजाति का
निम्नांकित शीर्षकों के आधार पर वर्णन कीजिए। तो गरासिया जो जनजाति है राजस्थान की, उसमें निवास क्षेत्र के बारे में बताना है, सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में बताना है, आवास और रीति रिवाजों के बारे में, उसके बारे में बताना है। तो ये हमारे 30 प्रश्न हैं जो कि 2020 के लिए मॉडल पेपर के रूप में आपके सामने रखे हैं। अब एक एक प्रश्न लेकर के हम इनके हल किस तरीके से किए जाएं, इसका आंसर किस तरीके से लिखा जाए और कैसे इनको याद रखा जाए, वो टेक्निक्स परिष्कार आपको दे रहा है। तो इसको लेकर के, क्योंकि परिष्कार के अंदर जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो कॉलेज लेवल की पढ़ाई है, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है, उसके अंदर बच्चे इन टेक्निकों का उपयोग करके मेरिट में आते रहे हैं। और आप भी यदि इन टेक्निकों का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप में आपकी भी मेरिट में आने की संभावना रहती है। तो चलिए आज हम लेकर के पहले ए सेक्शन के अंदर जो 1 से लेकर 14 प्रश्न है और बी सेक्शन के कुछ प्रश्न आज हम हल करने की कोशिश करेंगे। फिर अगले लेक्चर के अंदर आगे के प्रश्न हम हल करेंगे। तो आज देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहले प्रश्न के अंदर संभववाद के प्रणेता कौन है? तो देखिए, संभववाद के प्रणेता ये हैं। फोटो से आपको याद आ जाएगा कि ये कौन है। तो इसके अंदर यदि आप इनका नाम देखेंगे तो क्या नाम है इनका? फ्रांस के भूगोलवेता ये और विडाल डी ला ब्लाश। तो विडाल डी ला ब्लाश जो है वो संभववाद क्या संकल्पना थी कि मानव कुछ भी कर सकता है, प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है, नदियों में बांध करके और नदियों के पानी को रोक सकता है, उसके पानी को मोड़ सकता है नहरें बना करके। इस तरीके की जो संकल्पना थी, बहुत ही विकट धरातलीय क्षेत्रों के अंदर मार्ग बना करके तीव्र गति से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और मरुस्थलीय क्षेत्र में भी एसी वगैरह लगा करके आराम से रह सकता है। इस तरीके की जो संकल्पना थी उसको संभववाद की संकल्पना कहा गया। तो इसमें आंसर तो हमको केवल नाम से, एक शब्द से भी दे सकते हैं। केवल ये नाम लिख करके विडाल डी ला ब्लाश, एक शब्द से भी आंसर दिया जा सकता है समय बचाकर। लेकिन बाकी का जो फोटो देखने से और इसके बारे में जो स्टोरी हम सुन सकते हैं उससे हमको ये याद रह सकता है कि संभववाद की संकल्पना सबसे पहले फ्रांस के भूगोलवेता विडाल डी ला ब्लाश ने दी थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, मानव भूगोल मानव समाजों एवं पृथ्वी के धरातल के बीच अंतर संबंधों का संश्लेषणात्मक अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो देखिए साथियों, ये कथन जो है ये है रेडजेल का। ये जर्मनी के भूगोलवेता थे रेडजेल, और इनकी सबसे प्रमुख पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी, यानी मानव भूगोल के नाम से इनकी एक पुस्तक है जिसका हिंदी अनुवाद भी हुआ। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी मानव के बारे में सारी चीजों की जानकारी, कहां पर मानव जन्म हुआ और किस तरीके से मानव का विस्तार हुआ, ये सब चीजें इन्होंने लिखी है। तो इस तरीके से ये रेडजेल जो है ये इन्होंने ही अब मानव भूगोल की अपनी इस किताब के अंदर ये मानव भूगोल की परिभाषा लिखी है। तो इस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं। तो ये जर्मनी के भूगोलवेता हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। भारत की जनगणना अनुसार लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं? तो लिंगानुपात का मतलब क्या है? लिंगानुपात मतलब अलग अलग हमारे जो लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग, तो इनका अनुपात। तो इसकी परिभाषा देखें हम कि जनसंख्या में स्त्री पुरुषों की संख्या के अनुपात, संख्या का अनुपात कैसे होना चाहिए? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, यानी 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ऊपर स्त्रियों की संख्या लिखेंगे, फिर नीचे हम क्या करेंगे? पुरुषों की संख्या लिखेंगे, इंटू 1000 कर देंगे। तो किसी भी राज्य का, किसी भी देश का लिंगानुपात हमको प्राप्त हो जाएगा। परिभाषा हमको लिखनी थी तो हम परिभाषा लिखेंगे भारतीय जनगणना के अनुसार, तो इसकी संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। और भारत के अंदर जैसा कि आपको पता है कि स्त्रियों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी है और पुरुषों की संख्या अधिक होने लगी है। तो जो अनुपात है वो पुरुषों की तरफ ज्यादा जा रहा है, स्त्रियां कम होती जा रही हैं, तो अनुपात बिगड़ रहा है भारत का। तो ये हमको ध्यान देना है और परिभाषा विशेष रूप से आपको ध्यान देनी है इसमें। चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखिए चौथा प्रश्न है हमारा, मध्यम मानव विकास श्रेणी, यानी किसी भी देश के जो विकास का स्तर है उसकी श्रेणी कौन सी है, ये हमको देखना है। तो इसके अंदर पॉइंट होते हैं, ये 0 से लेकर 1 तक जाती है। जैसे जैसे ऊंचा पॉइंट आता जाता है वैसे वैसे विकास दर के अंदर वो देश ऊंचे नंबर पे आता जाता है। तो मध्यम विकास दर वाले देश कौन कौन से हैं ये हमको देने थे, और मध्यम विकास दर में 0.5 से लेकर 0.7 तक के देशों को रखा गया है। तो इसमें सम्मिलित किन्हीं 2 देशों के नाम लिखने हैं। मैं 5-7 देशों के नाम बता देता हूं, तो आप इसमें से कोई से भी 2 देशों के नाम लिख लीजिएगा। तो इसके अंदर देखिए चीन,
भारत, थाईलैंड, मंगोलिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो ये विकासशील देश हैं, ये सारे देश मध्यम HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से मध्यम मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत ये देश आते हैं और इन देशों में से कोई से भी 2 नाम आप लिख लें तो आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सन्नगर किसे कहते हैं? सन्नगर का कॉन्सेप्ट पहले समझे हम। सन्नगर, स क्या मतलब? साथ वाला। इसका मतलब एक नगर विकसित हुआ, निकट में ही दूसरा नगर विकसित हुआ और उसके नगर निकट में ही तीसरा नगर विकसित हुआ। तो ये नगर विकसित होते 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 क्या हुआ, इतना विस्तार हो गया कि एक नगर कब खत्म हो जाता है और कब नगर दूसरा प्रारंभ हो जाता है, वो सीमा ही खत्म हो गई। वो बीच का अंतराल यानी ग्रामीण क्षेत्र या बंजर क्षेत्र जो रहता है बीच में 2 नगरों के बीच में, वो खत्म हो जाए और नगर आपस में डेवलप होते 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 मिल जाए, यानी मकानों का क्रम टूटे ही नहीं, दुकानों का क्रम टूटे ही नहीं। तो ऐसे नगर को जो 2-3 नगरों के क्षेत्र को संभाल लेता है और एक विशाल नगर बन जाता है, ऐसे नगर को हम क्या कहते हैं? सन्नगर कहते हैं। तो विश्व के अंदर ऐसे कई नगर हैं, जैसे ये न्यूयॉर्क नगर है, अमेरिका के पूर्वी तट के ऊपर न्यूयॉर्क नगर है। ये अमेरिका USA का नक्शा है और ये देखिए यहाँ पे न्यूयॉर्क है। तो न्यूयॉर्क ये जो नगर है, ये आसपास में बहुत सारे नगरों को समेटे हुए है। जैसे बॉस्टन को बिल्कुल टच हो गया है नगर, पता ही नहीं लगता कि बॉस्टन कब आ गया और न्यूयॉर्क कब खत्म हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे नगर है विश्व के अंदर। और ये संकल्पना 1915 में पैट्रिक गिडीज ने दी थी। तो पैट्रिक गिडीज ने यह संकल्पना सबसे पहले 1915 में दी, सन्नगर की संकल्पना। और इसका मतलब क्या है कि निकटवर्ती अनेक नगरों के विस्तार से मिलकर बना विशाल नगर सन्नगर कहलाता है। तो हमको ये परिभाषा लिखनी है, आपको ये याद भी नहीं रहे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन सन्नगर की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी अब कि कई नगर जब मिलकर के एक विशाल नगर को बना दें तो ऐसे नगर को हम सन्नगर कहते हैं। और इसके उदाहरण देखें तो न्यूयॉर्क है, टोक्यो है, लंदन है, ग्रेटर मुंबई है, ऐसे बहुत सारे नगर हैं जो आपस में छोटे छोटे नगरों को मिलाकर के एक बड़ा नगर बन गया हो, तो ऐसे नगरों को हम सन्नगर कहते हैं। तो ये वाला पूरा भाग USA के पूर्वी तट के ऊपर भाग स्थित है, जो न्यूयॉर्क, बॉस्टन आदि नगरों को मिलाकर के एक बृहद नगर बन गया है। इस तरीके से हम सन्नगर की परिभाषा लिख सकते हैं 20 शब्दों में। तो साथियों अब देखते हैं न्यूयॉर्क का एक विहंगम दृश्य। ये देखिए, ये न्यूयॉर्क है, यहां पर इतनी गगनचुंबी इमारतें हैं कि यहां पर कोई जगह खाली नहीं बची है। और जैसे जैसे हम चलते हैं तो इसके बाद में यहां पर ये क्षेत्र पहले ग्रामीण क्षेत्र था, उसके बाद बोस्टन नगर था ये उधर वाला, अब तो बिल्कुल ही मिल गए हैं ये दोनों। तो इस तरीके से जब नगर आपस में मिल गए हैं तो ये सन्नगर की श्रेणी में आ गया और समुद्र तट के ऊपर स्थित विशाल नगर दिखता है। और एक नगर कब खत्म हो गया और कब दूसरा नगर प्रारंभ हो गया, दूसरे नगर की सीमा प्रारंभ हो गई, पता ही नहीं लगता, क्योंकि दुकानों का क्रम और मकानों का क्रम एक जैसा ही दिखाई देता है। तो ऐसे नगरों को हम क्या कहते हैं? सन्नगर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, नगरीय गंदी बस्तियों की कोई 2 विशेषताओं को लिखिए। यानी जो नगर के क्षेत्र में गंदी बस्तियां या कच्ची बस्तियां बस जाती है, उनकी 2 विशेषताएं हमको देखनी है। तो इसके अंदर आइए, सबसे पहले अस्वास्थ्यपूर्ण पर्यावरण में आवासों का निर्माण, अर्थात नगरीय क्षेत्र में गंदी बस्ती वहीं बसती है नालों के किनारे, गंदे नालों के किनारे या गड्ढों के अंदर, या कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां कचरा पटका जाता हो, तो उन क्षेत्रों के अंदर ये बसाई जाती है। और गरीब लोग अपनी झोपड़पट्टियां बिना जमीन खरीदे ही अतिक्रमण करके और बस जाते हैं। तो अस्वास्थ्यपूर्ण वातावरण होता है, इसका मतलब वहां प्रदूषित वातावरण होता है, उसी के अंदर छोटे छोटे टीन टप्पर से अपने घर बना लेते हैं। इसके बाद दूसरी विशेषता हम देखें तो वो पेयजल, प्रकाश और शुद्ध वायु की वहां पर कमी होती है, बहुत गंदगी होती है, इसकी वजह से वहां प्रदूषित वातावरण होता है। और पेयजल की लाइनें और प्रकाश जो है उस क्षेत्र के अंदर बहुत कम आता है, क्योंकि गलियां बहुत छोटी छोटी होती हैं, मकानों के अंदर खिड़की दरवाजे छोटे होते हैं, खिड़कियां होती ही नहीं है कई घरों में, तो इसलिए प्रकाश होता ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अत्यधिक भीड़ भाड़ से संक्रमण का डर हमेशा बना रहता है वहां पे, क्योंकि एक तो प्रदूषित जगह पर वो बसा होता है, दूसरा वहां पर साफ सफाई की कोई व्यवस्था प्रॉपर होती नहीं है, और इसी कारण से वहां पे संक्रमण का डर बना रहता है। आगे देखते हैं, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव होता है। इसका मतलब वहां पर शौचालय भी नहीं होते हैं। जो लोग होते हैं वो वहीं पे आसपास, कहीं ट्रेन की पटरी है तो उसके आसपास जो है शौच करने जाते हैं, या फिर कहीं पर जो छोटा क्षेत्र होता है, छोटा मोटा झाड़ी वाला क्षेत्र होता है, वहीं पर वो शौच आदि करते हैं।
इसके बाद देखिए निम्न जीवन स्तर होता है, यानी उनका जीवन स्तर बहुत ही निम्न स्तर का होता है, बहुत कुपोषित लोग होते हैं, अच्छे से खाना नहीं मिलता, अच्छे से सुविधाएं वहां पर नहीं मिल पाती हैं, शिक्षा की सुविधा नहीं मिल पाती है और अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी उस क्षेत्र में नहीं मिल पाती है। असुरक्षा और अपराधों से युक्त वातावरण होता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 6 जो है विशेषताएं आपको बताई है। 6 में से कोई सी भी 2 विशेषता आप लिख दीजिए तो आराम से आपका आंसर का जो है डिमांड पूरी हो जाएगी और आपको फुल में से फुल मार्क्स 1 नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इसमें से कोई सी भी 2 विशेषताएं लिख दें जो आपको पता भी है, आपने पढ़ी भी है, लेकिन विशेष रूप से यदि प्रारंभिक विशेषताएं आप लिखते हैं तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। जैसे कि ये देखिए, यदि हम ये देखें तो ये आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ तो गगनचुंबी इमारतें हैं और एक तरफ बहुत बड़ी जो है कच्ची बस्ती है। ये मुंबई की जो धारावी कच्ची बस्ती है उसका फोटो है और ये विश्व की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है। तो ये नीचे वाला डिप्रेशन वाला क्षेत्र था, अर्थात ये गड्ढे वाला क्षेत्र था जहां पर वर्षा काल के अंदर पानी भर जाता है और यहां पर मुंबई के अंदर लाखों की संख्या में जनसंख्या रहती है। तो इस तरीके से बहुत ही पास पास मकान है, गलियां दिख नहीं रही है क्योंकि बहुत ही सकड़ी गलियां हैं इस क्षेत्र में। तो इस तरीके से कच्ची बस्तियां जो है टीन टप्पर से और ईंटों वगैरह से बन जाती है। तो अब चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। पंचम व्यवसाय के सम्मिलित किन्हीं 2 क्रियाकलापों को लिखिए। यानी पंचम व्यवसाय के जो क्रियाकलाप है उसके अंदर शामिल क्रियाकलाप है उनको बताना है। तो सबसे पहले हम व्यवसायों को समझ लें, फिर आप देखिए तो मानव के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न व्यवसायों को हमने कई श्रेणियों में बांटा है। तो इसके अंदर देखिए मानव व्यवसाय मुख्य है। इसके अंदर सबसे पहले प्राथमिक, जो प्राथमिक व्यवसाय है वो सबसे कम विकसित लोगों के द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय है। जैसे आखेट, पहले मानव ने शिकार करके और जीवन यापन जीना सीखा। उसके बाद खाद्य संग्रहण, तो खाद्य संग्रहण के अंदर यानी जो वनों से या जंगलों से कंद मूल फल मिल जाते थे उसी का संग्रह करके और वो जीवन यापन करता था। उसके बाद कृषि, फिर पशुपालन और हाथों से खनन करना, यानी तांबा निकाल लिया, कोयला निकाल लिया, इस टाइप से हाथों से निकालना, मशीनों से दूसरे उसमें आ जाता है। तो इस तरीके से प्राथमिक व्यवसाय के अंदर ये सारे शामिल किए जाते हैं। इसके बाद देखें तो द्वितीयक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय के अंदर विनिर्माण शामिल था, अर्थात जो प्राकृतिक संसाधन हमको मिलते हैं उन प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा हाथों से या मशीनों के द्वारा जो है अन्य उत्पाद बनाना। जैसे लोहा अयस्क मिला तो लोहे अयस्क को निकाल करके और मशीनों के द्वारा पिघला करके, भट्टियों के द्वारा पिघला करके उसके सरिये बना दिए, उसके एंगल बना दिए, उसकी कुर्सियां बना दी, तो ये विनिर्माण हो गया। तो इस तरीके से विनिर्माण उद्योग द्वितीयक व्यवसाय में शामिल होता है। इसके अलावा ऊर्जा उत्पादन, जैसे विद्युत ऊर्जा उत्पादन और प्रसंस्करण, यानी चीजों को संग्रह करके और बाद में जब आवश्यकता हो तब उपयोग में लिया जाए, तो ऐसे समस्त व्यवसाय द्वितीयक व्यवसाय के अंदर शामिल किए जाते हैं। इसके बाद देखें हम तो तृतीयक व्यवसाय। तृतीयक व्यवसाय में साथियों देखिए कि सबसे ज्यादा परिवहन, व्यापार, संचार, प्रशासन, मनोरंजन, बैंक, बीमा और पर्यटन। इसका मतलब जो घूमने फिरने वाले जो जितने भी कार्य हैं, जिसमें परिवहन हो गया, संचार का साधन यानी यहीं से बैठे बैठे अमेरिका से के साथी से बात कर लेना, तो संचार का साधन हो गया ना, दूर से हम बात कर रहे हैं, दूसरी चीजों से हम जुड़ रहे हैं। इसी तरीके से प्रशासन को संभालना, इसी तरीके से बैंकिंग सेवाएं, बीमा सेवाएं, ये सारी और पर्यटन सेवाएं जो है वो तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी जो क्रियाएं हैं, कौन कौन सी क्रियाकलाप हैं किस व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। किसी का भी पूछा जा सकता है तो एक का हमको जवाब देना है। इसके बाद देखिए चतुर्थक व्यवसाय में क्या क्या आते हैं। तो चतुर्थक व्यवसाय के अंदर सूचना, शोध, शोध का मतलब जितना भी रिसर्च है वो सारा, प्रबंधन, जितना भी मैनेजमेंट लेवल का काम है वो सारा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इसका मतलब सेनाओं से संबंधित काम और स्वास्थ्य, हॉस्पिटल से संबंधित जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे नर्स हो चाहे डॉक्टर हो, ये सारे के सारे चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखें दोस्तों पंचम व्यवसाय। तो पंचम व्यवसाय सबसे उच्च श्रेणी का व्यवसाय है और इस उच्च श्रेणी के व्यवसाय के अंदर नीति निर्माता लोग, इसका मतलब नीति निर्माता का मतलब जो आईएएस अधिकारी हैं, जो सेक्रेटरी लेवल पे बैठे हुए हैं, जो मंत्री वगैरह हैं, वो सारे के सारे नीतियों का निर्माण करते हैं। तो ऐसे नीति निर्माता और कानून निर्माता व्यक्ति जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक लोग जो अनुसंधान करते हैं, टॉप लेवल के वैज्ञानिक, वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ तकनीकी सलाहकार,
जैसे सचिव वगैरह, सेक्रेटरीज वगैरह हैं वो, और कंपनियों के सीईओज, ये सारे के सारे पंचम व्यवसाय के अंदर आते हैं, जिसमें डिसीजन मेकर्स होते हैं ये, या नीति और कानून बनाने वाले होते हैं ये, ऐसे लोग पंचम व्यवसाय में आते हैं। अब इनमें से कोई से भी दो का नाम आप लिख दीजिए तो आपके आंसर, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से पांचों व्यवसायों को आप विशेष रूप से इस फ्लो चार्ट के द्वारा आप समझ सकते हैं और एक साथ पांचों को याद रख सकते हैं। कोई सा भी पूछा जाए आप इसके अंदर आंसर दे देंगे। तो ये देखिए, अनुसंधान, नीति निर्माण, कानूनी और तकनीकी सलाहकार आदि जो हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं। सीईओज हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, सेक्रेटरीज हो गए, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। तो ये हमारा आंसर था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अनवीकरणीय संसाधनों में किन्हीं दो संसाधनों के नाम लिखिए। तो इसमें से किन्हीं दो संसाधनों के नाम लिखने हैं। सबसे पहले तो हम शब्द को देखें, जो हमारा कीवर्ड है वो ये है, अनवीकरणीय संसाधन। इसका मतलब नवीकरणीय, इसका मतलब नवीकरण हो सके, इसका मतलब वो वापस से उपयोग किया जा सके। और यदि ए लगा हुआ है अनवीकरणीय, तो इसका मतलब वापस से उपयोग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हो गया कि एक बार जिसका उपयोग कर लिया वो संसाधन उस रूप में हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो ऐसे संसाधन को हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। अर्थात लगातार उपयोग से शीघ्र समाप्त होने वाला संसाधन क्या कहलाता है? अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे कोयले का हमने उपयोग कर लिया तो राख बन गई, उसके बाद कोयला तो वापस मिल नहीं सकता, ऊर्जा हमको एक बार मिल गई। ऐसे ही पेट्रोलियम का उपयोग कर लिया, लोहा और तांबा आदि का यदि खनिजों का हम उपयोग कर लें और वो जंग लग करके या किसी भी रूप में खत्म हो जाए उसके बाद, तो उसके बाद वो वापस से पुनः उसी रूप में नहीं मिल सकता। तो ऐसे संसाधनों को हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। और इसके साथ साथ एक कंसेप्ट है नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब उसका नवीकरण हो सकता है। तो ऐसे जल संसाधन है, वनस्पति संसाधन है, जीव संसाधन है, जैसे सौर्य ऊर्जा है, ये सब नवीकरणीय में आता है कि आज हमने काम में ले ली तो कल वापस सूर्य उदय होगा, वापस नवीकरण मिल जाएगा हमको। तो इस तरीके से बार बार हम उपयोग में ले सकते हैं और ये समाप्त नहीं होते हैं। जैसे पानी को हमने उपयोग में लिया, काम में ले लिया, लेकिन वापस से भाप बनकर वो समुद्रों में चला जाएगा, पानी बह करके समुद्रों में चला जाएगा भाप बनके, और वापस वर्षा से मिल जाएगा तो स्थल भाग में वापस मिल जाएगा। तो पानी कभी समाप्त नहीं होता, उसका रूप बदल सकता है, वो प्रदूषित हो सकता है, लेकिन समाप्त नहीं हो सकता। तो ऐसे संसाधन जो समाप्त नहीं हो सकते उसको नवीकरणीय कहते हैं। तो कोई सा भी पूछा जाए आप आंसर आराम से दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कौन से वर्ष में की गई है? तो इसके अंदर भारत के अंदर जो परमाणु ऊर्जा विभाग है उसकी स्थापना कब की गई? जैसे यहां पर हमारे एक परमाणु रिएक्टर विद्युत केंद्र की फोटो मैंने आपको दिखाई है। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, 1954 के अंदर ही हमने परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की और परमाणु ऊर्जा विभाग ने विभिन्न देशों से सहयोग करके भारत के अंदर परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र यानी नाभिकीय रिएक्टर लगा करके और विद्युत का उत्पादन करना प्रारंभ किया। तो इस तरीके से हम रचनात्मक कार्यों के अंदर परमाणु ऊर्जा को काम में ले रहे हैं और हमने परमाणु बम भी बनाए हैं, लेकिन उनका विध्वंसात्मक उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। रचनात्मक उपयोग अधिकांशतः हम करते हैं विद्युत ऊर्जा उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का, और चिकित्सा शास्त्र के अंदर इस तरीके से हम लोग इसका उपयोग करते हैं कि कैंसर के इलाज के अंदर भी हम लोग कोबाल्ट 60 का जो विकिरण है उससे कैंसर की गांठों को जलाकर और व्यक्तियों को स्वच्छ करते हैं। तो इस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं अन्य सेक्शन पर। मानव प्रवास के कोई दो परिणाम लिखिए। तो मानव एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसके दो परिणाम क्या हो सकते हैं? आइए देखते हैं। पहला, दोनों क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या संतुलन बिगड़ जाता है। कैसे? मान लीजिए गांवों से युवक लोग, पुरुष लोग शहरों के अंदर काम करने आ जाते हैं, तो महिलाएं गांव में रह जाती है, खेतीबाड़ी का काम करती है, बच्चों को संभालती है। तो गांव के अंदर महिलाओं की संख्या बढ़ गई और शहरों के अंदर पुरुषों की संख्या बढ़ गई। तो दोनों ही जगह संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। तो प्रवास जहां से हो रहा है वहां पर भी, और जहां प्रवासी जा रहा है वहां पर भी, तो गंतव्य स्थान पर भी और जहां से प्रवास उत्पत्ति केंद्र है, जहां से लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं, वो दोनों ही जगह जनसंख्या का संतुलन बिगड़ता है यदि एक ही लिंग का प्रवास हो रहा है। तो दूसरा जो इसके अंदर परिणाम है वो संस्कृति का प्रसार होना। इसका मतलब किसी अलग संस्कृति वाले क्षेत्र से लोग आकर के दूसरी संस्कृति वाले क्षेत्र में रहते हैं, तो
वो अपनी संस्कृति को लेके आते हैं, अपने रीति रिवाजों को लेके आते हैं और उस जगह पर वहां की संस्कृति के रीति रिवाजों को अपनाते हैं और अपनी संस्कृति के रीति रिवाजों को उनको देते हैं। तो संस्कृति जो है हमारी, उसका आदान प्रदान होता है, उसका विस्तार होता है और संस्कृति के अंदर जो भी रीति रिवाज जो अंधविश्वास पे आधारित है उनको हमको पता लगता है कि कुछ रीति रिवाज हमारे गलत हैं। देखिए दूसरी संस्कृति में ऐसे रीति रिवाज नहीं है, इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं और हमारे रीति रिवाजों को अपना सकते हैं। तो इस तरीके से अलग संस्कृति के लोग यदि आते हैं किसी क्षेत्र में तो निश्चित रूप से सांस्कृतिक विस्तार जो है वो भी होता है। तो इस तरीके से दोनों चीजें जो है महत्वपूर्ण चीजें हैं और हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि माइग्रेशन के दौरान ये चीजें निश्चित रूप से होती हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं जो आप पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। जैसे सांस्कृतिक, भारत के अंदर संस्कृति से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग प्रकार की संस्कृति है, अलग अलग प्रकार का पहनावा है, अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज है, अलग अलग प्रकार के तीज त्योहार है। तो इस तरीके से भारत के अंदर बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर गणेशोत्सव जो है, गणपति बाप्पा मोरिया, ये बहुत ज्यादा मनाया जाता है। इसी तरीके से लोहड़ी वगैरह है और जैसे मकर संक्रांति है, गणगौर है, ये बहुत सारे बिहू त्योहार है, इस तरीके के बहुत सारे त्योहार जो है। जगन्नाथ के अंदर जगन्नाथ की यात्रा है उड़ीसा के अंदर, ऐसे बहुत सारे त्योहार आप जानते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग त्योहार प्रसिद्ध हैं और इसी से हमारी संस्कृति जो है एक बहुरंगी संस्कृति कहलाती है भारत की, और आपस में मिलजुल करके एक साथ हम लोग रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रधानमंत्री जन धन योजना में देश के परिवारों को दी गई किन्हीं 2 सुविधाओं को लिखिए। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो थी उसके अंदर क्या क्या सुविधाएं दी गई वो हम देखते हैं। चलिए, इसके अंदर प्रधानमंत्री जन धन योजना में खास बात क्या थी? शून्य बैलेंस पर यानी 0 बैलेंस पर खाता खोलने की व्यवस्था की गई कि हर व्यक्ति, किसी के पास पैसा नहीं है तब भी बैंक में खाता खुलवा सकता है 0 बैलेंस पर। फिर पहली सुविधा इसके साथ साथ दी गई कि 0 बैलेंस है फिर भी डेबिट कार्ड उसको दिया गया, खाता खुलवाने के तुरंत बाद डेबिट कार्ड दिया गया। और फिर दूसरा, 1 लाख की बीमा सुविधा की गई। तो इसका मतलब जो व्यक्ति खाता खुलवाएगा उसकी बीमा अपने आप हो जाएगी। उसकी मृत्यु पर, एक्सीडेंटल मृत्यु पर यानी दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार वालों को 1 लाख रुपए सरकार देगी। तो इस तरीके से 2 महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत दी गई। अब इसके अंदर इसका स्लोगन भी पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर देखिए साथियों, इसका स्लोगन क्या था? मेरा खाता भाग्य विधाता। तो ये ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जन धन योजना चलाई और उसका स्लोगन क्या था? मेरा खाता भाग्य विधाता। तो इसका मतलब मैं अपना खाता खोलकर अपने भाग्य का विधाता स्वयं बन सकता हूं, अपनी मेहनत की कमाई को संरक्षित रख सकता हूं, जिससे चोरी और अन्य जगह खर्च से भी हम बच सकते हैं और सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग का हमारा जीवन यापन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी प्रधानमंत्री जन धन योजना में बहुत सारे गरीब, करोड़ों गरीब लोगों का खाता जो है शून्य बैलेंस के ऊपर खुला। तो चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। राजस्थान में लिंगानुपात देश के औसत लिंगानुपात से कम है, इसके कोई 2 कारण बताइए। तो राजस्थान के अंदर देखिए साथियों कि देश के औसत लिंगानुपात से भी राजस्थान में लिंगानुपात कम है। वो कितना है ये भी हम देखते हैं और इसके क्या क्या कारण हैं। उनमें से 2 कारण हमको बताने हैं, लेकिन 3-4 कारण मैं आपको बताता हूं, कोई से भी 2 कारण आप लिख दीजिएगा। सबसे पहले तो हम देखिए राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। यह है 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं यानी स्त्रियां। इसका मतलब पुरुष ज्यादा है, स्त्रियां कम है। 1000 पुरुषों पर 928 ही है। भारत के अंदर लिंगानुपात 940 है, अर्थात राजस्थान के लिंगानुपात से 12 ज्यादा है। ये ध्यान रखना है हमें कि 940 लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का है और 928 राजस्थान का है। अब इसके मुख्य कारण क्या है? क्योंकि राजस्थान के अंदर देखिए साक्षरता दर कम है, उसकी वजह से जो है लोगों के अंदर शिक्षा का प्रसार नहीं होने की वजह से समझ कम है, इसलिए संतान उत्पत्ति ज्यादा होती है। इसके बाद पितृसत्तात्मक परिवार है। राजस्थान के अंदर ही नहीं, पूरे भारत के अंदर ही पितृसत्तात्मक परिवार जहां जहां भी है उस जगह पर महिलाओं की अपेक्षा, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष या पुत्र को ज्यादा वरीयता दी जाती है। और इसकी वजह से क्योंकि पुत्र तो हमें मृत्यु के बाद अग्नि देगा,
पिंडदान देगा और हमारा स्वर्ग लोक भी सुधारेगा, ऐसी धारणा है। ऐसा नहीं है मित्रों। ये दोनों ही बच्चे, चाहे स्त्री बच्चा हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, तो दोनों ही बच्चे यदि आपकी लाश को जलाते हैं तो उतना ही स्वर्ग मिलेगा जितना आपको पुत्र के जलने से मिलता है या पुत्री के जलाने से मिलता है। तो इस तरीके से ये जो धारणाएं हैं ये रूढ़िवादिता के कारण और अंधविश्वासों के कारण थी। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी मानसिकता को हमें छोड़ना चाहिए शिक्षित होकर के। तीसरी कारण है बाल विवाह। क्योंकि शिक्षा की कमी थी इसलिए बाल विवाह ज्यादा होते हैं, और बाल विवाह ज्यादा होने की वजह से मातृत्व मृत्यु दर अधिक है। जल्दी ही छोटे छोटे बच्चे यदि मातृत्व का रूप धारण कर लेंगे तो निश्चित रूप से जो गर्भ के समय जो है मृत्यु दर बढ़ जाती है महिलाओं की, इसलिए लिंगानुपात और कम हो जाता है। चौथा और अंतिम कारण है दहेज प्रथा। राजस्थान में आज भी विडंबना यह है कि कितनी ही पढ़ी लिखी लड़की हो फिर भी दहेज देते हैं, और लड़का चाहे कम पढ़ा लिखा हो फिर भी दहेज की मांग करते हैं। इस मानसिकता को हमें छोड़ना होगा। और दहेज प्रथा जो प्रचलित है उसकी वजह से वधू की हत्या, यानी जो लड़की होती है उसकी हत्याएं भी की जाती हैं। तो इसकी वजह से भी राजस्थान के अंदर लिंगानुपात कम रहा है। लेकिन स्थितियां सुधर रही है। जैसे जैसे हम शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी समझ भी बढ़ रही है, और इन्हीं बुराइयों को हम धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। और राजस्थान भी धीरे धीरे जो है लिंगानुपात में और सभी चीजों के अंदर आगे बढ़ रहा है। तो हमें मानसिकता हमारी सुधारनी है और आगे की ओर बढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यही स्थितियां होने की वजह से जो है हमारा लिंगानुपात बिगड़ा हुआ है। चलिए इसके अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 1 नंबर के क्वेश्चन जो 20 शब्दों वाले हैं वो उसका अंतिम प्रश्न है ये, भीलवाड़ा में स्थित रामपुरा आगूचा खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो रामपुरा आगूचा जो खाने हैं भीलवाड़ा के अंदर वो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं, आइए देखते हैं हम। तो इसके अंदर देखिए सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, और इसको मैप में भी देखें साथियों। तो इसके अंदर देखिए राजस्थान का मानचित्र, और इसके अंदर देखिए उदयपुर के अंदर सर्वाधिक जो चांदी और जो जस्ता और सीसा है जावर माइंस के अंदर निकाली जाती है, मोचिया मगरा माइंस के अंदर निकाली जाती है। तो जावर माइंस उदयपुर शहर के बिल्कुल पास में ही है, और मोचिया मगरा भी इसी के जस्ट पास के अंदर स्थित है। तो उदयपुर शहर के अंदर भी सीसा जस्ता और चांदी दोनों निकाली जाती है। इसके साथ देखें सीसा जस्ता राजपुरा दरीबा, राज संबंध के अंदर भी राजपुरा दरीबा जो क्षेत्र है वो बिल्कुल इस बॉर्डर के पास में, उदयपुर की बॉर्डर के पास में, और यहां से भी सीसा जस्ता निकाला जाता है। इसके बाद देखिए सीसा जस्ता और कहां से निकाला जाता है, अलवर के अंदर गुड़ा किशोरी दास से भी सीसा जस्ता निकाला जा सकता है। और सीसा जस्ता सवाई माधोपुर के अंदर चौथका बरवाड़ा में भी मिलता है, लेकिन अभी खनन नहीं हो रहा है, निक्षेप मिलते हैं। अब जो भीलवाड़ा है हमारा, वो जो क्वेश्चन में पूछा गया उसको भी देखें। तो इसके अंदर देखिए साथियों रामपुरा आगूचा जो क्षेत्र है वो भीलवाड़ा के दक्षिणी भाग के अंदर स्थित है, और बहुत अधिक मात्रा में सीसा जस्ता और चांदी तीनों ही पदार्थ इससे निकाले जाते हैं। मुख्य रूप से सीसा जस्ता यहां से निकाला जाता है, और जावर व चंदेरिया के अंदर चित्तौड़गढ़ में इसको भेज दिया जाता है, और वहां गल करके और इनको धातुओं को अलग कर लिया जाता है। तो मानचित्र के आधार पर ये इन स्थानों को ध्यान में रखते हैं तो हमारे मानस में ये ध्यान रह जाता है, और एग्जाम के अंदर आसानी से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए बड़ा प्रश्न आए तो मानचित्र बना करके इनके स्थान लगा करके इस तरीके से हमको पूरा आंसर देना होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब हमारा खंड आ जाता है ब, जिसके अंदर हमको 60 शब्दों के अंदर, अधिकतम 60 शब्दों के अंदर उत्तर देने हैं। तो इसके अंदर देखें 14वां क्वेश्चन है हमारा, गौड़ जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों को समझाइए। तो साथियों केवल आर्थिक क्रियाकलाप ही नहीं, गौड़ जनजाति का जन्म स्थान से लेकर और उसके सामाजिक स्थान, रीति रिवाज और उन सब चीजों को समझना जरूरी है, क्योंकि इससे संबंधित पिछले 5 सालों में प्रश्न नहीं आया है। तो आ सकता है अब प्रश्न कि भारत की जो गौड़ जनजाति है उसके सामाजिक संरचना, आर्थिक संरचना या इसके आवास और क्षेत्र कहां है। तो हम आर्थिक क्रियाकलापों को तो देखेंगे ही, लेकिन हम इसके आवास और इसकी उत्पत्ति के बारे में भी देखें। तो आइए सबसे पहले गौड़ शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, तो ये खोंडा से हुई है, और जिसका अर्थ क्या होता है, पहाड़ी। अर्थात गौड़ जनजाति के अधिकांश लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। मध्य भारत के अंदर जो विंध्याचल, सतपुड़ा और ये पहाड़ियां हैं, महादेव पहाड़ियां, इन क्षेत्रों के अंदर मध्य भारत में गौड़ जनजाति का निवास स्थान है।
तो निवास स्थान के अंदर देखें तो मध्य प्रदेश का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा का क्षेत्र। तो मध्य भारत का पूर्व से पश्चिम का जो क्षेत्र है, पूरा का पूरा क्षेत्र ये गौड़ जनजाति के बाहुल्य क्षेत्र है। अधिकांश गौड़ जनजाति के लोग पहाड़ी भागों के अंदर रहते हैं। तो ये क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं, आंसर के अंदर इसको समझना जरूरी है, क्योंकि आंसर केवल आर्थिक क्रियाकलापों पे पूछा गया है, तो आर्थिक क्रियाकलापों पे ही हम लिखेंगे। इसके बाद गौड़ जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप, यहां से आप आंसर स्टार्ट करें, इसके बारे में जानकारी अवश्य रखें आप लोग। चलिए अब देखते हैं, ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं, अर्थात ये अपने संसाधन अपने क्षेत्रों से ही निकालते हैं। तो आर्थिक क्रियाकलापों के अंदर आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता के रूप में क्या क्या चीजें हैं, आइए देखते हैं। तो ये गौड़ जनजाति के जो लोग हैं, ये कृषि की कौन सी पद्धति अपनाते हैं, झूमिंग पद्धति अपनाते हैं, स्थानांतरण कृषि अपनाते हैं ये लोग। इसका मतलब पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो वन हैं उसमें से छोटे से क्षेत्र को ये चुनते हैं, उसके वनों को साफ करते हैं, झाड़ियों को साफ करते हैं और सूखने पर आग लगाते हैं, और आग लगाने के बाद उस खेत को तैयार करके और 4-5 साल के लिए, और जहां उपजाऊपन अधिक होता है वहां 8-10 साल तक के लिए खेती करते हैं और फिर वापस उसको प्रकृति पर छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से स्थानांतरण कृषि करते हैं। और इस स्थानांतरण कृषि को गौड़ जनजाति के अंदर 2 नाम दिए गए हैं, दीप्पा और पेड़ा। तो ये ध्यान रखना है हमको कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की इन पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर गौड़ जनजाति द्वारा की जाने वाली जो स्थानांतरण कृषि है, झूमिंग कृषि है, उसको दीप्पा और पेड़ा कहते हैं। और कृषि जो है बस्तर जिले की पहाड़ी ढालों के ऊपर अधिकांशतया वर्तमान में अभी भी की जाती है। हालांकि अब धीरे धीरे ये स्थायी कृषि की ओर, स्थायी जीवन निर्वाह कृषि की ओर बढ़ गए हैं और बहुत ही कम जगहों पर ये स्थानांतरित कृषि की जाती है। इसके साथ साथ और देखें कि ये वन उत्पादों को भी संग्रह करते हैं, यानी वनों से कंदमूल फल और जड़ी बूटियां इकट्ठी करके आयुर्वेदिक औषधालयों को और कंदमूल फल जो है वो लोगों को बेचते भी हैं और अपने उपयोग में भी लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पशुपालन, इसमें विशेष बात क्या है कि देखिए पशुपालन से संबंधित जो रावत वर्ग है, यानी गौड़ जनजाति का जो रावत वर्ग है वो पशुपालन करता है। इस क्षेत्र के अंदर अधिकांशतया गाय, भेड़, बकरियों का पालन होता है। इसके बाद देखिए मछली पकड़ना, और मछली पकड़ने की जो क्रियाएं हैं जो नदियों के अंदर और तालाबों के अंदर इस क्षेत्र के अंदर की जाती है वो कुरुक, केवट और धीवर वर्ग के लोग करते हैं। केवट तो आपने सुना भी होगा, इन दिनों रामायण चल रही है और राम ने जब वनवास के दौरान गंगा नदी को पार किया था तो केवट जनजाति के लोगों ने जो है वो अपनी नाव में बिठाकर और राम जी को गंगा पार कराई थी। तो केवट जनजाति के लोग जो हैं वो गौड़ जनजाति के ही उपजाति है। तो इस तरीके से ये उपवर्ग जो है वो मछली पकड़ने का विशेष रूप से काम करते हैं। इसके साथ साथ आगे देखें तो ये इस तरीके से वनों को जो जला करके और फिर ये जो खेत तैयार होता है उसमें खेती करके और अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस तरीके से साथियों जो हमारा ये क्षेत्र है, इसके अलावा शिकार भी ये लोग करते हैं जंगली जानवरों का, और वहीं से स्थानीय धनुष बाण बना करके और शिकार की क्रियाएं भी ये लोग करते हैं। तो शिकार के माध्यम से भी ये चमड़ा प्राप्त करते हैं, हड्डियां, सींग और मांस प्राप्त करके और जो है अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस तरीके से अपने ही क्षेत्र के अंदर संपूर्ण क्रियाएं करके और अपना जीवन यापन करते हैं। बहुत ज्यादा अंतरराज्यीय व्यापार या अंतरराष्ट्रीय व्यापार से ये लोग आज भी जुड़े हुए नहीं है, इसीलिए इनको आत्मनिर्भर कहा जाता है। अब चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। ग्रामीण अधिवासियों के अरिये, त्रिज्या प्रतिरूप तथा तारा प्रतिरूप में कोई एक समानता एवं एक असमानता को लिखिए। तो इसके अंदर एक समानता व एक असमानता को लिखना है। तो आइए देखते हैं, मैं इसमें 2-3 समानताएं आपको बताता हूं और इसकी असमानता भी बताता हूं, कोई सी भी एक आप लिख दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। जब किसी गांव के केंद्र में अनेक दिशाओं से मार्ग आकर मिलते हैं, जब एक मार्ग आगे मिल जाए तो उन दोनों मार्गों के बीच में आवासीय क्षेत्र बच जाता है। और ऐसे ही जो तारा प्रतिरूप है वो भी प्रारंभ में अरीय प्रतिरूप के रूप में ही विकसित होता है, यानी अरीय प्रतिरूप का विकास और तारा प्रतिरूप का विकास एक समान होता है। इसका मतलब केंद्र के अंदर विभिन्न दिशाओं से आकर मार्ग मिलते हैं और 2 मार्गों के बीच में आवासीय क्षेत्र और दुकानें आदि बसने लग जाती हैं। मार्ग के सारे दुकानें और बीच में जो है आवासीय क्षेत्र यानी निवास क्षेत्र बस जाते हैं। और इसमें भी सभी मार्ग एक केंद्र में आकर के मिल जाते हैं और इस तरीके से अरीय प्रतिरूप का विकास होता है। लेकिन तारा प्रतिरूप के अंदर और क्या होता है, तो इसके अंदर देखिए सभी गलियों के केंद्र में मिलने से समानांतर नहीं होती।
इसका मतलब एक ही केंद्र में चारों तरफ से गलियां आएंगी तो समानांतर गलियों का विकास नहीं होगा। ये समानांतर तब होता है जब समकोण पे आके मिले, विभिन्न मार्ग बिल्कुल समकोण पे आके मिलते हैं, तब समानांतर का विकास होता है। यहां पर भी दोनों में ही, यहां पर भी सभी गलियां केंद्र में मिलने से समानांतर नहीं होती हैं, इसका मतलब अरीय होती हैं। चित्र में देखेंगे अभी हम। प्रतिरूप घनी आबादी वाले मैदानी प्रदेश के अंदर, जैसे कि ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान, यानी मैदानी क्षेत्रों के अंदर, नदी घाटी मैदानी क्षेत्रों में ऐसा प्रतिरूप विकसित होता है। ऐसे ही तारा प्रतिरूप भी घनी आबादी वाले मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत विकसित होता है। तो ये तीन समानताएं हैं, इसमें से कोई सी भी एक समानता आप इसके क्वेश्चन के आवश्यकता अनुसार लिख दीजिएगा। इसके बाद हम देखें तो देखिए दोस्तों कि ये जो प्रतिरूप है ये गांव का केंद्र है और विभिन्न ओर से, विभिन्न दिशाओं से मार्ग आकर के इसमें मिल रहे हैं, तो इसके बीच के अंदर घरों का विकास हो गया। तो इस तरीके से एक समान, चारों तरफ एक समान रूप से घरों का विकास हो तो इसको कहते हैं अरीय प्रतिरूप। लेकिन यदि गांव के मुख्य केंद्र से विभिन्न दिशाओं से आकर के मार्ग मिल रहे हैं और गांव का विकास जो है इन मार्गों के सारे आगे तक हो रहा है, इन मार्गों के सारे आगे तक हो रहा है और आवासीय क्षेत्रों का विकास आगे तक हो रहा है, तो अरीय प्रतिरूप किसमें बदल जाता है? तारा प्रतिरूप में बदल जाता है। अर्थात सड़कों के सारे सारे काफी दूरी तक आवास विकसित हो जाएं, एक समान रूप में विकसित नहीं हो, सड़कों के सारे ज्यादा और बीच में गैप छूट जाए, तो ऐसे प्रतिरूप को हम क्या कहते हैं? तारा प्रतिरूप कहते हैं। तो इसी के साथ इसका अंतर भी स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र से त्रिज्याकार मार्गों के मध्य समान रूप से मकानों का निर्माण होता है। इसके अंदर समान रूप से होता है अरीय में, जबकि इसके अंदर देखिए मार्गों के सारे सारे मकानों व दुकानों का निर्माण काफी दूर तक हो जाने से इसकी आकृति कैसी दिखाई देती है? तारे की जैसी दिखाई देती है, इसीलिए इसको तारा प्रतिरूप कहते हैं। यदि हम वास्तविक धरातल पे इनको देखें तो इसकी फोटो इस तरीके से दिखाई देती है। तो इसके अंदर देखिए ये कैसा प्रतिरूप है, ये केंद्र है और विभिन्न दिशाओं से मार्ग आकर के इसमें मिल रहे हैं, तो ये एक प्रतिरूप कैसा हो जाता है? इधर से भी मार्ग आके के मिल रहे हैं और यहां पर ये पूरा आवासीय क्षेत्र विकसित होता जा रहा है, तो एक तारे के रूप में ये विकसित हो जाता है। तो इस तरीके से ये मैप जो है ये इस क्षेत्र के अंदर, इस वाला जो फोटोग्राफ है, इस क्षेत्र के अंदर मार्ग के सारे सारे विकसित हो गया, इधर भी मार्ग के सारे सारे विकसित हो गया, यहां पे भी मार्ग के सारे सारे इसका विकास होता ही जा रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा संपूर्ण क्षेत्र एक तारे के समान हमको दिखाई देता है। आगे देखते हैं। इसके अंदर देखिए दोस्तों, विभिन्न दिशाओं से मार्ग तो आ रहे हैं लेकिन आवासीय क्षेत्र का समान रूप से विस्तार हो रहा है, मार्गों के सारे सारे आगे तक नहीं हो रहा है, तो ये प्रतिरूप क्या कहलाएगा? अरीय प्रतिरूप कहलाता है। तो बस अरीय प्रतिरूप में ध्यान रखिए कि मार्गों के बीच में समान रूप से चारों तरफ विकास होता है, जबकि तारा प्रतिरूप में मार्गों के सारे सारे ज्यादा विकास होता है, दो मार्गों के बीच में खाली स्थान या खेत छूट जाते हैं। तो ये हमको ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्थानांतरित कृषि की किन्हीं दो विशेषताओं तथा भारत में अलग अलग क्षेत्रों में की जाने वाली इस प्रकार की कृषि के नाम क्षेत्रों सहित लिखिए। तो भारत के अंदर कुछ क्षेत्रों के नाम भी हम देखते हैं। तो आइए, स्थानांतरित कृषि के बारे में हम जो है गौड़ जनजाति के रूप में देख भी चुके हैं, तो आइए इसमें देखते हैं। स्थानांतरित कृषि एक कृषि का क्या है? प्राचीनतम आदिम तरीका है, और आदिम लोग जब कृषि करना सीख ही रहे थे तब उस समय ये आदिम जनजातियों के द्वारा जो है, जिनका तकनीकी विकास नहीं हुआ है, शैक्षिक विकास नहीं हुआ है अभी तक, उन जनजातियों के द्वारा आज भी की जा रही है। इसके अंदर देखें, इसमें कृषि भूमि वनों को काटकर और सूखने के बाद उनको जलाकर प्राप्त की जाती है और कुछ सालों तक उस पर कृषि की जाती है और फिर वापस वन उगने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। अन्यत्र जगह जाकर वापस वन काट करके और सूखने के बाद उनको जला करके फिर खेती की जाती है 5-7 साल के लिए। तो इस तरीके से बार बार 5-7 साल के बाद में छोटा सा खेत तैयार किया जाता है और आदिवासी लोग पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर छोटे छोटे खेत तैयार करके अपनी ये वाली कृषि करते हैं। इसके अंदर देखें, ये कृषि प्रकृति के ऊपर निर्भर होती है। इसका मतलब कोई सिंचाई की सुविधा नहीं होती, कोई खाद वगैरह अलग से नहीं डाला जाता, जो राख वनों की मिलती है उसी को खाद के रूप में उपयोग अपने आप करते हैं ये लोग। चलिए इसके बाद देखते हैं, इस कृषि के अंदर उत्पादन, जो उत्पादन होता है उसके द्वारा एक ही परिवार का भरण पोषण मुश्किल से हो पाता है। इसका मतलब बहुत कम उत्पादन इसमें होता है। प्रकृति जिस तरीके से सिंचाई करके वर्षा के द्वारा अपने आप फसल को उगा देती है और जितनी फसल मिल जाती है उससे
बड़ी मुश्किल से उस परिवार का भरण पोषण होता है। इसका मतलब बहुत कम उत्पादन देने वाली कृषि है ये। इसमें किसी परिवार का भरण पोषण यदि ज्यादा लोग हैं तो बड़ी मुश्किल से हो पाता है। इसके बाद देखिए, इसके अंदर मुख्यतः खाद्यान्न और सब्जियों का उपयोग घरेलू उपयोग करने के लिए ही उत्पादन किया जाता है। इसके अंदर व्यापार और विनिमय के लिए उत्पादन बहुत ही कम बचता है और उससे कभी कभी अतिरिक्त उत्पादन होने पर वस्तु विनिमय करके अन्य वस्तुएं, कपड़े आदि हैं, वो चीजें ये आदिवासी लोग ले लेते हैं। तो इस तरीके से इसकी विशेषताओं में से, ये 5 विशेषताओं में से कोई सी भी विशेषता आप लिख सकते हैं। इसको और देखें तो इसके अंदर देखिए कि भारत के अंदर विभिन्न राज्यों के अंदर इसके नाम अलग अलग हैं। जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर इसको झूमिंग कृषि कहते हैं, जैसे असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, इसको झूमिंग कृषि कहते हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में इसी प्रकार की कृषि को पोदू के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर बेवर और दीपा के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही केरल के अंदर पोनम के नाम से इसको जानते हैं। केरल के अंदर विशेष रूप से कार्डेमम पहाड़ियां, जो इलायची की पहाड़ियां हैं, उस क्षेत्र के अंदर ये खेती की जाती है और उसको पोनम के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है, जिसको पश्चिमी घाट कहते हैं, उसके अंदर इसको कुमारी के नाम से जाना जाता है। और हिमालय की पहाड़ियों के अंदर जो पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियां हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उस क्षेत्र के अंदर इसको खील के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जो है नाम है। ऐसे ही वालरा कृषि के नाम से राजस्थान के अंदर भील आदि जो जनजातियां करती है, वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। तो इनमें से 2-4 नाम आप कोई से भी इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस कृषि की कुछ फोटोग्राफ देखें, जैसे जंगल में आग लगा करके की जाती है और इसके अंदर जो फसलें होती है, जैसे आग लगा के खेत तैयार हो गया, अब जो जली नहीं लकड़ियां उनको हटा करके और खेती तैयार की जाती है और इस तरीके से लकड़ी के भालों से छेद करके जमीन में और बीज डाल देते हैं और प्रकृति उनको उगा के तैयार करती है। तो तैयार होने के बाद फिर फसल को काट लेते हैं। तो इस तरीके से कोई सिंचाई की सुविधा नहीं होती, कोई सुरक्षा की सुविधा नहीं होती और कोई खाद आदि की इसके अंदर व्यवस्था नहीं होती है। प्रकृति इसको उगा देती है, जितनी भी फसल हो जाती है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ये आदम तरीके की कृषि है। इसके बाद हम देखें तो हमारा प्रश्न है 17 नंबर का, प्रशुल्क एवं व्यापार पर महासमझौता यानी गैट, GAAT, प्रशुल्क और व्यापार पर महासमझौता, जिसका नाम था गैट शॉर्ट नेम, वर्तमान में नवगठित कौन सी संस्था में सम्मिलित किया गया है? यानी इस गैट को किस संस्था के अंदर शामिल कर लिया गया है, ये हमको बताना है। और इसका नाम, मुख्यालय और दिसंबर 15 तक इसमें कितने सदस्य थे वो हमको इसमें बताने हैं। तो इसके अंदर आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो जो प्रशुल्क और व्यापार पर महासमझौता था गैट, वो गैट के नाम से जाना जाता है। ये कब स्थापित हुआ इसको भी हम देखें तो इसके अंदर देखिए साथियों, 30 अक्टूबर 1947 को यह स्थापित हुआ था। इसके अंदर क्या मुख्य उद्देश्य था उसको भी आप जान लीजिए कि इसके अंदर हस्ताक्षर करने वाले 96 देशों ने उस समय हस्ताक्षर किए थे और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उदारीकरण के लिए आचार संहिता वाली संस्था थी। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगमता से हो और इसके लिए एक नियम कानून बने। आचार संहिता का मतलब कानून आदि बने, जिससे कि कोई भी अनुचित व्यापार नहीं कर सके, धोखाधड़ी नहीं कर सके। उसके लिए एक संस्था बनाई गई थी। अब इसके अंदर देखें कि इसके अंदर सम्मिलित देशों के मध्य क्या चीज ये उपलब्ध कराती थी कि जो भी सम्मिलित देश थे जिन्होंने इसके समझौते के ऊपर साइन किए थे, उन सभी देशों के व्यापारिक समस्याओं का हल ढूंढने के लिए एक मंच उपलब्ध कराती थी। एक जगह बैठ करके उन समस्याओं का निदान किया जाता था कानून के दायरे में। अब इसी संस्था को, जो गैट था, उसी संस्था को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सम्मिलित कर लिया गया। इस WTO की स्थापना 15 अप्रैल 1994 को हुई और 1 जनवरी 1995 से गैट को पूरी तरीके से इसमें मिलाकर WTO ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। तो इस तरीके से गैट पूरी तरीके से समाप्त कब हुआ? 1 जनवरी 1995 को यह पूरी तरीके से समाप्त हो गया। जबकि WTO की स्थापना व्यवस्था, जो स्थापना मुख्यालय जो है वो स्थापना करने के लिए हमने 15 जो है अप्रैल 1994 को ही इसकी स्थापना कर ली थी। फिर धीरे धीरे गेट के सारे नियम और सारी चीजों को 1 जनवरी 1995 को इसमें शामिल कर दिया गया और वर्तमान में WTO जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है और नियम कानून आदि बनाता है। इसके अंदर देखें दोस्तों, तो उस समय WTO का जो मुख्यालय है वो जनेवा, स्विट्जरलैंड की जो एक शहर है, बहुत ही अच्छा सुंदर शहर है, वहां पर
इसका एक मुख्यालय स्थापित किया गया। और इसको यदि हम देखें तो 15 के अंदर इसके अंदर कुल जो सदस्यों की संख्या थी वो 164 सदस्य इसके अंदर दिसंबर 2015 के अंदर यहां पर 164 सदस्य सम्मिलित हो गए थे। तो इस तरीके से यहां पर हमको ध्यान देना है, सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 164 दिसंबर 15 तक हो गई थी, जो कि आपकी किताब में, बोर्ड की किताब में भी दी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। इसको यदि हम देखें कि ये जो समझौता हुआ, ये शहर कहां पर है, किस जगह पे है, तो इसका मुख्यालय हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहले मानचित्र के अंदर देखें तो देखिए ये इटली है, इधर जर्मनी है, इधर फ्रांस है और स्विट्जरलैंड इनके बीच में यहां पर स्थित है। तो स्विट्जरलैंड के पश्चिम के अंदर एक शहर है जनेवा, जो झील है उसी के पास में जिनेवा, इसी शहर के अंदर इसका मुख्यालय बनाया गया है। तो ये मानचित्र के अंदर यूरोप के अंदर, दक्षिणी यूरोप जो इटली वाला भाग है उसी के जस्ट ऊपर उत्तर के अंदर और स्विट्जरलैंड देश है, और स्विट्जरलैंड के पश्चिम के अंदर ये जनेवा है। यदि इसका फोटोग्राफ हम देखें तो देखिए जनेवा शहर और जनेवा झील ऐसी दिखाई देती है, और इसका ये मुख्यालय जो है WTO का वो यहां पर है। इस तरीके से हम देखें तो ये बहुत बड़ा इसका मुख्यालय है, और विश्व के समस्त देशों को, लगभग बड़े बड़े जो 196 देश हैं उसको एक मंच उपलब्ध कराता है और सारे अंतर्राष्ट्रीय विवादों को ये निपटान करता है। तो साथियों, आज हम लोग इसी 17 नंबर क्वेश्चन तक ही करेंगे और अगले जो लेक्चर के अंदर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे हम। तो इसी तरीके से इन चीजों को देख करके आप इन प्रश्नों को याद रख सकते हैं कि WTO का ऑफिस देखा था तो WTO नाम याद रह ही जाएगा। जनेवा हमने देखा था तो जनेवा का मानचित्र देखा और जनेवा शहर का भी देखा। तो इस तरीके से हम इन चीजों को उपयोग करके और निश्चित रूप से याद रख सकते हैं। बार बार इसको सुनिए लेक्चर को, और आप निश्चित रूप से ऐसी विधियों को अपनाकर अपने आंसर बिल्कुल सटीक लिख सकते हैं और मेरिट में भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करके आप इसको लगातार तैयारी कीजिए। धन्यवाद। आज इतना ही साथियों। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।